इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बन भाइया ने रिसाले भाई की ओर तय राम राम। किसान भाइयों, जाना है कि कार्यक्रम किसान वाणी और इसमें हम जो है ना कई डाल के विषय भी लेकर आवा है, लेकिन कुछ बातें भी आपको सुनवाते हैं। और भाई सबसे पहला जो है ना हमारा जो रोज का काम रहा है वो रहा है कि भाई आज के कृषि प्रश्न का। और हमारा जो है ना आज का कृषि प्रश्न इस तरह रहेगा कि कपास के उस भाग का नाम बताना है आपने जहाँ तक भाई रेशा लिया जाए। एक बार फिर सुने प्रश्न को। कपास के उस भाग का नाम बताओ जहाँ से रेशा निकाला जावा है, यानी कि हम लेवा है। और हमारा जो भाई नंबर है स्टूडियो का वो भी नोट कर लेना गया था, वो है 94 660 21 336। फिर सुने 94 660 21 336। भाई इस नंबर पर SMS के जरिए भाई आप हमारे तक अपना जवाब भेज सको हो 6:50 तक। जिन भाइयों का बढ़िया उत्तर होगा, यानी कि ठीक उत्तर होगा, उनके हम नाम जरूर बंचेंगे। और भाई हम जिक्र कर रहे हैं कि बातचीत के बारे में, तो भाई जिस तरह के हमारे जो किसान भाई हैं वो कुछ तो जो है ना थोड़े से जागरूक भी हो गए हैं कि प्राकृतिक खेती पे। और प्राकृतिक खेती जो है ना देश के लिए बड़ी ज़रूरी है। सरकार भी पूरा जोर लगा रही है कि भाई किसान भाई ज़्यादा नहीं तो थोड़े हिस्से में एक बार करके देखें प्राकृतिक खेती। तो इसी विषय पर आज हमने बातचीत करी है कि प्राकृतिक खेती किस तरह करें। डॉक्टर सरिता रानी कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से। तो पहला सुनेंगे ये बातचीत और उसके बाद भाई अन्य जानकारियाँ की जो है ना वो बाद में चर्चा करेंगे। तो आओ सुनते हैं पहले ये बातचीत। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सरिता रानी, जिला विस्तार विशेषज्ञ, सस्य विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। सबसे पहले मैडम सरिता जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद रिसाला भाई। तो आज हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती क्या है। इस विषय में जो हमारे किसान भाई हैं उनको ताकि इस क्रिया का फ़ायदा मिले और प्राकृतिक खेती को वो अपनाएं, ताकि उनका जो कृषि में उत्पादन है वो अच्छा रहे। इस विषय की जानकारी विस्तारपूर्वक आज आप हमें देंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर सरिता जी कि प्राकृतिक खेती क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जी, प्राकृतिक खेती जो है भारतीय कृषि की बहुत प्राचीन पद्धति है। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, प्राकृतिक यानी प्रकृति के तथ्यों के अनुसार खेती करना। इस पद्धति में भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखते हुए प्राकृतिक तत्वों जैसे पेड़ों, फसलों और पशुधन को इकट्ठा किया जाता है तथा रासायनिक पदार्थ जैसे कि खाद हो गया, उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, फफूंदनाशक हैं या खरपतवार नाशक या अन्य किसी भी प्रकार के रसायन जो हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इसकी आवश्यकता के लिए हम बात करें तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के समय में किसान भाई जो हैं अंधाधुंध मात्रा में खाद और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके फसल का उत्पादन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इससे उनकी पैदावार तो बढ़ रही है, लेकिन जो फसल उत्पाद हैं हमारे, जो हमारी फसलें उग रही हैं, उनमें रासायनिक तत्व जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। ये जो उत्पाद हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं।
एक तरह से अगर हम कहें तो ये रसायन जो खाद्य पदार्थों में आ रहे हैं इन उर्वरकों कीटनाशकों के माध्यम से, ये जहर जैसा काम कर रहे हैं। जैसे कि मैडम सरिता जी पहले टाइम में कहा करते थे कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। जी। तो ये बात बिल्कुल सही थी। हमारे जो पूर्वज बड़े बूढ़े होते थे वो सोच समझ के उन्होंने ये बात कही थी। जी। ये आज हम देख भी पा रहे हैं कि आजकल के समय में लगभग सभी को, नहीं तो अगर हम कहें अधिकतर लोगों को तरह तरह की घातक बीमारियां हो रही हैं। किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज यानी मधुमेह की समस्या है, किसी को अन्य तरह की समस्या है। तो ये जो इतनी बीमारियां पैदा हो रही हैं, इनका एक मूल कारण जो है वो जहर मुक्त भोजन है। जी। तो अगर हमें इस जहर मुक्त भोजन से मुक्ति चाहिए तो हमें प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा और जहर मुक्त जो खाद्य पदार्थ हैं, जो उत्पाद हैं, उन्हें पैदा करना ज़रूरी होगा। इसके साथ ही साथ एक और बात बताना चाहूँगी कि ये जो इतने रासायनिक पदार्थों का प्रयोग हो रहा है, इससे जो हमारी मिट्टी है इसके स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो इसकी जो हमारी मिट्टी की हम उपजाऊ शक्ति की अगर बात करें तो उपजाऊ शक्ति भी मिट्टी की कम हो रही है। और इसके साथ ही साथ जो हमारे मित्र कीट हैं, लाभदायक जीवाणु हैं, केंचुए इत्यादि हैं, इनकी भी जो संख्या है वो हमारी मिट्टी में कम हो रही है, क्योंकि इनको भी ये रसायन जो है नुकसान कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मिट्टी का जो पोषक तत्व है मिट्टी में मौजूद, उनका संतुलन भी बिगड़ गया है। तो डॉक्टर सरिता, जैसे आप प्राकृतिक खेती के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि हमारे जैसे कि जो मित्र कीट हैं, कई बार किसान भाई हैं जो फसलों के अवशेष हैं उनको जला देते हैं, इससे भी जो है ना काफ़ी नुकसान होता है। बिल्कुल। तो एक जानकारी और लेना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती अगर किसान भाई करना चाहें तो उसको वो कैसे लाभान्वित होंगे? जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राकृतिक खेती से हमें क्या क्या लाभ हो रहे हैं। तो इन लाभों को मैं 3 बिंदुओं के माध्यम से बताना चाहूँगी। जी। पहला बिंदु अगर हम देखते हैं तो मिट्टी के पहलू से हम बात करते हैं। जो मिट्टी है हमारी, अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें जैविक पदार्थों की मात्रा जो है वो जैविक खाद के प्रयोग से बनी रहती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है। इसके साथ ही साथ जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो उससे भूमि में पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है। जो पानी उड़ता है धूप से वो कम उड़ता है। जी। तीसरा इसका जो मिट्टी के माध्यम से हम फायदा देखते हैं वो ये है कि मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता भी प्राकृतिक खेती पद्धति से बढ़ती है। जी बिल्कुल। अगला जो पहलू मैं लेना चाहूँगी वो किसानों के पहलू से अगर हम बात करें तो सबसे पहला ये है कि रासायनिक खाद और जो दवाइयाँ हैं, इनको जब किसान भाई इस्तेमाल करते हैं परंपरागत खेती में, तो ये दवाइयाँ बड़ी महंगी आती हैं। इनमें जो लागत लगती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यदि किसान भाई प्राकृतिक खेती अपनाते हैं तो इन रासायनिक पदार्थों और दवाइयों पर होने वाली जो लागत है वो घट जाती है। यानी हम ये समझ सकते हैं कि जो फसल उत्पादन का जो खर्चा होता है वो घट जाता है। और अगर खर्चा घटेगा तो सीधी सी बात है कि किसान का जो शुद्ध मुनाफा है वो बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। इसके साथ ही साथ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। उसके अलावा जो सिंचाई का जो अंतराल है वो भी प्राकृतिक खेती के माध्यम से बढ़ता है। जी। और इसका अगला एक और फायदा ये है कि बाजार में प्राकृतिक खेती द्वारा उत्पन्न किए गए जो जैविक उत्पाद हैं उनकी मांग आजकल बढ़ रही है। जी। और ये मांग बढ़ने से, जैसे हमें पता है कोई भी चीज़ की अगर मांग बढ़ती है तो उसके दाम भी बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। तो किसान भाई इन उत्पादों के अच्छे दाम बाजार में प्राप्त कर सकते हैं। यानी फिर से हम कहें कि उनके शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी हो रही है। तीसरा जो बिंदु है वो है पर्यावरण के पहलू से। जी बिल्कुल। पर्यावरण के पहलू से अगर हम बात करें तो भूमिगत जल का जो स्तर है वो भी प्राकृतिक खेती करने से बढ़ता है। इसके अलावा खाद्य पदार्थ, मिट्टी या भूमि में पानी के माध्यम से जो होने वाला प्रदूषण है उसमें भी कमी आती है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब प्राकृतिक खेती के जैविक उत्पाद जो हम भेजते हैं, जो निर्यात करते हैं, जी। तो प्राकृतिक खेती वाले उत्पादों की गुणवत्ता खरी उतरती है और इसके कारण हमारे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। यानी जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसमें भी किसानों की अच्छी भागीदारी प्राकृतिक खेती के माध्यम से हो सकती है। तो डॉक्टर सरिता, जैसे प्राकृतिक खेती का जिक्र कर ही रहे हैं, तो इसमें और कई बातें हैं। जैसे प्राकृतिक खेती के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटक भी हो सकते हैं जिससे किसान भाई का फायदा हो। जी, ये वही तरीका है कि किसान भाई प्राकृतिक खेती कैसे करें। जी। तो सबसे पहले जो 2 मुख्य घटक हैं प्राकृतिक खेती के, उनके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहला है जीवामृत
जी। और दूसरा है घन जीवामृत। अब किसान भाई ये सोचें कि जीवामृत क्या है, इसे कैसे बनाएं। तो जीवामृत और घन जीवामृत जो हैं, जैसे किसान भाई खाद का इस्तेमाल करते हैं प्राकृतिक खेती में, खाद की जगह जीवामृत और घन जीवामृत जो हैं वो मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। पौधों को, फसलों को जो पोषक तत्व हैं वो जीवामृत और घन जीवामृत के माध्यम से मिलते हैं। अब घन जीवामृत को बनाने के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले 200 लीटर पानी लेना होता है जी। ये जो मैं आपको मात्रा बता रही हूँ ये 1 एकड़ खेती के लिए बता रही हूँ जी। तो 1 एकड़ खेती के हिसाब से सबसे पहले 200 लीटर पानी लेंगे और 10 किलोग्राम गोबर लेंगे, देसी गाय का गोबर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो गोबर लिया जा रहा है वो देसी गाय का ही होना चाहिए। और गऊ का जो मूत्र है वो भी लेंगे हम 5 से 10 लीटर जी। इसके साथ ही साथ हम लेंगे 1 से 1.5 किलो गुड़ और 1 से 1.5 किलो बेसन। और इन सब चीज़ों के साथ हम 1 मुट्ठी खेत की या मेड़ डोल की जो मिट्टी होती है वो लेंगे। इन सारी चीज़ों को किसान भाई एक टंकी में अच्छे से मिलाएंगे और ये जो घोल बना रहे हैं इस घोल को सुई की दिशा में, घड़ी की जो सुई होती है उसकी दिशा में 2 से 3 मिनट तक घोलना है जी। इसके बाद जो टंकी है जिसमें ये घोल तैयार कर रहे हैं उसको बोरी से ढक के 72 घंटे के लिए यानी लगभग 3 दिन के लिए छांव में ढक के रख देना है जी। और हर रोज 3 दिन तक हर रोज सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए इसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमा के घोलना है। किसी डंडे या लाठी की सहायता डंडे से या उसको घुमा लाठी की सकते सहायता, हैं हाँ ताकि जी। वो अच्छी तरह उसमें हाँ, घुल जाए। वो अच्छे से घोलने के लिए जी, बनाना है। बिल्कुल। और ये जो घोल बन गया यही जीवामृत है। इस घोल को किसान भाइयों को 7 दिन के अंदर अंदर फसलों में प्रयोग करना है। इसी तरह से घन जीवामृत जब हम बनाएंगे तो देसी गाय का गोबर लेना है, लेकिन यहाँ मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, वो 100 किलोग्राम गोबर लेना है जी। और गुड़ 1 किलोग्राम, बेसन लगभग 2 किलोग्राम और वही खेत की मेड़ की मिट्टी, खेत की मिट्टी 1 मुट्ठी और देसी गाय का जो मूत्र है वो आवश्यकता अनुसार किसान भाई इसमें मिलाएंगे। और इस घोल को भी जैसे पहले हमने जीवामृत को घोल के मिलाया था उसी तरह घोल बनाएंगे। घोल बनाने के बाद इसमें गौमूत्र जो हमने बोला ना कि आवश्यकता अनुसार डालेंगे, जी, बिल्कुल। उसकी मात्रा का हमें ध्यान रखना है कि वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है क्योंकि हमें इस मिश्रण को सुखा के सूखी अवस्था में तैयार करना है। जी, बिल्कुल। अब ये जो मिश्रण है 2 से 4 दिन तक छाया में अच्छी तरह सुखाएं और जब ये पूरा अच्छे से सूख जाए इसको बारीक करके खेत में किसान भाई प्रयोग करें तो ये बहुत लाभदायक रहता है। जैसे खाद को खेत में बिखेरते थे या कि बोते हैं खाद को, उसी प्रकार से इसका प्रयोग उसी कर सकते प्रकार हैं। से इसका प्रयोग करें क्योंकि घन जीवामृत जो है सूखी अवस्था में है जी। तो ये सूखी खाद की तरह इस्तेमाल होगा। डॉक्टर श्रीता जी, एक जानकारी और लेना चाहेंगे जी, कि क्या प्राकृतिक खेती से कीड़ों की भी रोकथाम की जा सकती है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। कीड़ों के बारे में भी मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि प्राकृतिक खेती में फसल की सुरक्षा के बिंदु को देखते हुए भी कुछ घटक हैं जो कीड़ों और जो सुंडियां हैं उनकी रोकथाम में बहुत मदद करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है नीमास्त्र। जी। नीमास्त्र जो है, जो छोटे कीड़े होते हैं रस चूसने वाले या छोटी सुंडी होती हैं, इल्लियाँ होती हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। अब किसान भाई नोट कर सकते हैं कि इसको कैसे बनाना है। नीम की जो हरी पत्तियां होती हैं या सूखे फल यानी जिसे हम निम्बोली बोलते हैं, जी, बिल्कुल। किसान भाई 5 किलोग्राम हरी पत्तियां या निम्बोली लेंगे। उसके साथ देसी गाय का 5 लीटर मूत्र लेंगे और देसी गाय का ही 1 किलोग्राम गोबर लेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ 100 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीम की पत्तियां या सूखे फल हैं इनको हम कूट लेंगे। जी। कूटने के बाद इस सामग्री में हम पानी जो हमने लिया है 100 लीटर उसको मिलाएंगे और साथ ही देसी गाय का मूत्र भी मिलाएंगे और साथ ही साथ हम देसी गाय का गोबर भी मिला लेंगे। जब ये मिश्रण तैयार हो रहा है इस मिश्रण को अच्छे से मिला के हम 48 घंटे यानी कि 2 दिन के लिए बोरी से ढककर छाया में रख देंगे और सुबह शाम वही घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी या डंडे से घुमा के इस घोल को तैयार करेंगे। इस घोल को जो नीमास्त्र है इसको हम 48 से 46 घंटे के बाद कपड़े से छानकर फसलों पे इसका छिड़काव करेंगे तो ये जो छोटे कीड़े हैं रस चूसने वाले इनकी रोकथाम में मदद कर सकता है। इसके साथ ही साथ एक और अगला जो हमारा घटक है वो है अग्नि अस्त्र। जी। तो जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है अग्नि, जी, बिल्कुल। तो ये उसी तरह से काम करेगा। ये भी रस चूसने वाले कीड़े और छोटे इल्लियाँ जो हैं, सुंडियाँ हैं, उनको रोकने में मदद करेगा।
इसके लिए हम नीम के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। तो किसान भाई 5 किलोग्राम नीम के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र और साथ में हम लेंगे आधा किलो तंबाकू का पाउडर, जो तंबाकू किसान भाई प्रयोग करते हैं जी बिल्कुल, वो लेंगे। और इसके साथ ही साथ, क्योंकि हमने नाम बताया अग्नि, तो जो तीखी हमारी हरी मिर्च होती है वो अग्नि की तरह तेज होती है, तो इसमें 500 ग्राम तीखी हरी मिर्च की चटनी का भी प्रयोग करना है। और साथ ही साथ हम चटनी में लहसुन तो डालते ही हैं जी, तो इसमें भी वो जो चटनी बनेगी वो देसी लहसुन की 500 ग्राम चटनी भी डालनी है। यानी कि डॉक्टर साहब आपने तो बिल्कुल ही सभी को मिला के चटनी कूट दी इनकी। चटनी बना दी, ये एक मसाला बना दिया हमने जिसको खाकर कीड़े मर जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हमने जैसे लिया है, तो जो नीम के पत्ते हैं उनको किसान भाई कूट लेंगे, तंबाकू का पाउडर, मिर्च की और लहसुन की चटनी, इन सब को गौमूत्र में मिलाकर धीमी आंच पर किसान भाइयों को उबालना है। यानी कि ये जो चटनी बन रही है ये उबली हुई चटनी बनेगी जी। तो इस मिश्रण को हमें 48 घंटे के लिए रख देना है उबालने के बाद, और इसको सुबह शाम लकड़ी के डंडे के साथ हमें घुमाते रहना है थोड़ी देर के लिए। फिर इस मिश्रण का 6 से 8 लीटर घोल जो है वो 200 लीटर पानी में मिलाकर फसल पे छिड़काव करना है, मतलब सीधा इसको नहीं डालना है जी बिल्कुल। 200 लीटर पानी में 6 से 8 लीटर घोल लेना है और इसको मिला के फसलों पे डालें। और ये जो एक बार घोल बन गया इसको 3 महीने के अंदर अंदर प्रयोग कर लेना चाहिए। जी, तो डॉक्टर श्रीता जी एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि जो प्राकृतिक खेती है, जो भी किसान भाई करना चाह रहा है या करते हैं, उसके अंदर जो जैसे एक तो रासायनिक विधि के द्वारा बीज का उपचार करते हैं जी, दूसरा हम ये चाह रहे हैं कि जो प्राकृतिक खेती के अंदर प्राकृतिक विधि से बीज का उपचार भी कर सकते हैं किसान भाई। हाँ जी, तो जैसे अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग घटकों को, जो बीज उपचार के लिए हमारा घटक है उसको नाम दिया गया है बीजामृत। जी, तो बीजामृत जो है वो बीज के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए किसान भाई 20 लीटर पानी लेंगे और इसमें 5 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 5 लीटर देसी गाय का मूत्र और साथ में किसान भाई इसमें 250 ग्राम चूना मिलाएंगे और 1 मुट्ठी खेत की मिट्टी लेंगे। ये जो मात्रा है ये 100 किलोग्राम बीज के उपचार के लिए बताई गई है। इन सारी जो सामग्रियां मैंने बताई हैं इनको टंकी में अच्छे से घोल लेंगे किसान भाई, और उसके बाद इस घोल को 2-3 मिनट तक अच्छे से लकड़ी की डंडी से घुमा के घोल तैयार करेंगे। और पहले जैसे बताया है उसी तरह से इस टंकी को भी बोरी से ढक के छाया में रख देंगे। अब छाया में रखने के बाद भी सुबह शाम 2-2 मिनट फिर इस घोल को घोलते रहना है ताकि सारी सामग्री अच्छे से मिल जाए। और इस घोल को 24 घंटे रखने के बाद बीजों पे डाल दिया जाता है बीज उपचार करने के लिए। जी बिल्कुल। तो ये बीजामृत जो है बीज उपचार करने का प्राकृतिक खेती का अच्छा तरीका होता है। तो डॉक्टर श्रीता जी अंत में आप जानना चाहेंगे कि कोई और अन्य जानकारी प्राकृतिक खेती से संबंधित जो हमारे किसान भाई हैं जो प्राकृतिक खेती करना चाह रहे हैं उनको देना चाहोगे? हाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे किसान भाई अलग अलग कीटों के लिए या सुंडी कीड़ों के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कई बीमारियां भी आती हैं। जी बिल्कुल। तो बीमारियों के लिए जो दवाइयां होती हैं जिन्हें फफूंदनाशक बोलते हैं, कुछ बीमारियों के हिसाब से भी प्राकृतिक खेती में भी कुछ घटक होते हैं, उनको बना के किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो होता है सोंठास्त्र। जी। तो सोंठास्त्र जैसे नाम से पता लग रहा है इसमें जो सूखी सोंठ होती है जी, उसका प्रयोग करते हैं पानी में मिला के दूध के साथ। ये सोंठास्त्र तैयार करके फफूंद को नियंत्रण करने के लिए किसान भाई बना के इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर श्रीता जी आज आप हमारे स्टूडियो में आए और किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी प्राकृतिक खेती से संबंधित आपने दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रिसाला। अभी आप सुन रहे थे बातचीत प्राकृतिक खेती पे, और अब जो है ना भाइयों को दे दे जानकारी मौसम की कि आज का जो मौसम है वो क्या रहा है। आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा भाई 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, और कल का जो तापमान रहेगा वो रहेगा भाई 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस।
और कल के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि कल जो है ना हमारा जो है ना 1 तारीख है, और इस दिन जो है ना हम चर्चा करते हैं कि इस मास के जो कृषि कार्य है उनकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। और भाई लगे हाथ जो है ना भाई देख रहे होंगे बात मनोरंजन की, तो अब कराएंगे पहला भाइयों का मनोरंजन इस लोकगीत के साथ। फर्क नहीं लड़के लड़की में मत ना गलत व्यवहार करो, एरा भरूण हत्या पर रोक लगाओ, बंदियों अत्याचार करो। अधूरा जीवन पुरुषों का बतलाया है, इनसे सृष्टि चलती है ये शास्त्र में फरमाया है। जग जननी कहलाती है ये जिसने जगत रचाया है, प्रकृति का रूप यही और नाम इसी का माया है। वो प्रकृति का रूप यही नाम इसी का, भला इसी से होगा सबका, तुम इसका सत्कार करो। परिवारों का बेड़ा पार लगावे से, मात पिता और सास ससुर के घर ने स्वर्ग बनावे से, ग्रस्त धर्म का पालन करके अनहद धर्म कमावे से, नेक औलाद करे पैदा जो देश में नाम जनावे से, एरे नेक औलाद करे पैदा देश में नाम जना। पुरुष सृष्टि की दाता ये और सभी नर नार करो, भ्रूण हत्या पर रोक लगाओ, बंदियों अत्याचार करो। और भाइयों ये तो सुने आपने लोकगीत, और अब जो है ना आपने थोड़ी जानकारी कर लें आपके साथ साझा कि भी जो प्राकृतिक खेती है उसके बारे में तो आपने सुन लिया कि प्राकृतिक खेती जो है ना सब भाई है ना करनी चाहिए, और इसके लिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हरी खाद है, कंपोस्ट खाद है, इसका प्रयोग अपना करना है, क्योंकि प्राकृतिक खेती से देखो जो हमारा स्वास्थ्य है वो भी बढ़िया बना रहेगा। और अब जो है ना जो मैंने प्रश्न पूछा था कि भी कपास के उस भाग का नाम बताना है जहाँ से रेशा निकलता है, तो भाई नागल से जो है ना जवाब आया हमारे पास, और देने वाले भाई हैं इंद्राज, सही जवाब दिया इन्होंने, क्योंकि जो है ना ये बीज से निकलती है। हम देखते भी हैं जब वो टिंडा हो जाए है उस पे से हम कपास आवा है तो उस पे से चूंढते हैं, चुगते हैं उससे। और एक जानकारी और भाइयों के साथ जो है ना लगे हाथ साझा कर लें कि जो कृषि के लिए उपयोगी जो मोबाइल ऐप हैं उसकी जानकारी, क्योंकि भाई जो कृषि है ना जलवायु के साथ इसका बहुत संबंध है। कई बार ये देखा है कि जो किसान भाई हैं मौसम न देख कर खेती कर रहे हैं या जलवायु न देख कर खेती कर रहे हैं, तो इस डाल जो है ना कई तरह की जो ऐप हैं सरकार ने भी लॉन्च करा किया ताकि जो हमारे किसान भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि भाई देश जो है ना डिजिटल होने लग रहा है। और इस डिजिटल के भाई ज़माने में जिस तरह के किसान सुविधा ऐप है, और किसान सुविधा ऐप जो है ना इसकी शुरुआत जो करी गई थी भाई 2016 में प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई थी। और इस ऐप में जो मौसम की जानकारी है वो दी जाए, और इसमें जो है ना मौसम के साथ आने वाले जो है ना 5 दिन का लगभग मौसम बताया जाए है। और इसी तरह एक ऐप और है इसमें मौसम संबंधी ऐप। मौसम ऐप एक ऐसी ऐप है जो आपके क्षेत्र के साथ साथ वही मौसम की स्थिति की रिपोर्ट भी दे है, और भारत में भी कई डाल के जो है ना मौसम मानचित्रों के माध्यम से कई तरह की मौसम की जानकारी दी जाए। इसी तरह की इफको किसान ऐप कृषि ऐप है,
इसके द्वारा भाई खेती संबंधी जो भी बातें हैं उनकी जानकारी दी है, मौसम की, बाजार की, कीमतों की या दूसरी जानकारियाँ जो है ना खेती के क्षेत्र में सारी दी जाओ है। और ये जो है ना भाई एक चर्चा और कर लें भाइयों के साथ साझा, वो रहेगी भाई कि नई फसल नई उमंग में मूली की बिजाई में। जो मूली है भाई देखिए आजकल जो मौसम है वो मूली का भी आ रहा है, और मूली के क्योंकि सर्दियाँ लग रही हैं, मूली की फसल करेंगे जब जाके आगे जाडे में जो है ना मूली आवेगी। सब तो बढ़िया फसल है और के लिए भाई इसकी जो किस्म है वो है पूसी केत की, और पूसा केत की जो अगेती मूली है, सफ़ेद है, दरमियाने रंग की, लंबी और भाई गोलाकार की हुआ है। इसी तरह कल्याणपुर नंबर 1 है भाई, ये भी जो है ना अगेती किस्म की है, पतली है, अच्छी बढ़त वाली है, 40-50 दिन में जो है ना तैयार हो जाए यो। और इसी तरह और भी जो है ना किस्म है, जिस तरह पंजाब सफ़ेद है, यो भी एक जल्दी उगने वाली किस्म है जिसकी जड़ें भाई चमकीली, सफ़ेद, सीधी और कम तीखी हुआ है। इसकी लगभग सामान्य जो लंबाई की बात करता है भाई 25 सेंटीमीटर तक वो है, और मोटाई 3 से 4 सेंटीमीटर वो है। और इसकी उपज की बात करें तो भाई 100 से लेकर 120 क्विंटल प्रति किले में तैयो निकल जाए है। इसी तरह जापानीज वाइट है भाई, यो भी एक सर्द ऋतु की मैदानों के लिए बड़ी अच्छी किस्म है। इसकी पैदावार लगभग 80 से लेकर लगभग 90 क्विंटल के करीब जो है ना 1 किले में तैयो निकल जाए है। इस तरह भाई जो मूली है ना आजकल के मौसम जो है ना, यानी कि अगला जो महीना चल रहा है सितंबर का, इसमें आप इसकी बुआई कर सको हो। और ये किसान कॉल सेंटर के नंबर की भी जानकारी देते भाई। यहाँ का किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551 यानी कि 1551। इस नंबर पर भाई कॉल करके कोई भी समस्या संबंधी जानकारी आप ले सको हो। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई इसी के लिए आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न होता है। रिसाले भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।